नमस्कार दोस्तों, जीके विद प्रोफेसर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी वाली सीरीज में हम पढ़ रहे हैं भारत के भौतिक प्रदेश। और भारत के भौतिक प्रदेश में भी आज हम पढ़ेंगे उत्तर का विशाल मैदान। क्योंकि भारत के भौतिक प्रदेशों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। हम 4 भागों में उनको पढ़ेंगे क्योंकि जो द्वीप और तटीय क्षेत्र है उसको भी हमने 4 नंबर भाग में ही शामिल कर लिया है। इसलिए हम मुख्यतः भारत के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में पढ़ेंगे। हमने जो पर्वत यानी कि उत्तर का विशाल पर्वत क्षेत्र है वो हमने पढ़ लिया है। और अब हम पढ़ेंगे उत्तर का विशाल मैदान। तो लेट्स सी। तो आज हमारे टॉपिक हो जाएगा भारत का जो भौतिक भूगोल हम पढ़ ही रहे हैं। और इसमें हमारे जो आज का टॉपिक है वो होगा उत्तर का विशाल मैदान या उत्तर का मैदान। अब मैदान का निर्माण प्राय नदियों द्वारा होता है। अब हिमालय का निर्माण पहले हो गया था, तो हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा जब इस बाग का ये जो हिमालय निर्माण की प्रक्रिया के दौरान यहाँ जो गड्ढे थे या जो बहुत बड़े खड्ड थे उनको हिमालय की जो नदियाँ थी वो जैसे जैसे हिमालय ऊपर उठ रहा था तो ये नदियाँ ऊपर से बह रही थी। ऐसे सिंधु नदी या हम कह सकते हैं जो सबसे पहले वहाँ से ट्रांस हिमालय का निर्माण पहले हो गया, तो ये नदियाँ जैसे से आ रही थी, इधर हिमालय ऊपर उठ रहा था तो ये नदियाँ ऐसे इसको काट रही थी। तो जैसे हमने हिमालय के प्रादेशिक जो विभाजन पढ़ा था तो उसमें हमने देखा नदियों द्वारा हिमालय को अलग अलग बांट दिया गया या काट लिया गया, वो इसी प्रकार काटा गया। तो ये नदियाँ जब आगे आई तो हिमालय से आगे निकल के जब पर्वतीय क्षेत्र होते वहां से आगे निकल के आई तो मैदानों की ओर या फिर समुद्र में जब गिरती हैं तो उससे पहले ये नदियाँ जब पर्वतों या जो कहते हिमालय से निकलने के बाद ये मैदान में, और इसी मैदान को जो हिमालय से लाई हुई उपजाऊ मिट्टी थी या जो गाद था यहाँ ला के जमा कर दिया और ये उपजाऊ भूमि के रूप में या मैदान के रूप में विकसित हो गया। तो अब हम देखते हैं उत्तर का जो विशाल मैदान है। अब देखिए सबसे पहले जैसे ये हिमालय पर्वतमाला या कोई भी पर्वत है तो वहां से क्या नदियाँ निकलेगी। अब ये नदियाँ यहाँ बहुत बारिश होगी यहाँ पे तो ये पानी कहीं तो कहीं जाएगा और ये इसी प्रकार क्या नदियाँ निकल के रवाना होती है यहाँ से और अंत ये समुद्र में जाके मिलती है। अब जब ये नदियाँ समुद्र जब पर्वतों से निकलती हैं तो ये बहुत, क्योंकि पर्वतों से बहुत तीव्र ढाल में निकलती है, बहुत तेज निकलती है, तो एक कई बार अपने साथ है जो ये कंकड़ पत्थर वगैरह लेके आ जाती है। तो यह मान लीजिए यहाँ से बड़े बड़े पत्थर लेके आती है नदियाँ, यहाँ तक लेके आ जाती है पर्वतपदीय क्षेत्रों में। तो यहाँ क्या नदी में पानी दिखता नहीं है, लेकिन पानी नीचे होता है, पत्थर ऊपर होते हैं, तो यह पानी होता है लेकिन दिखता नहीं। तो इसको कहते हैं भौगोलिक में या ज्योग्राफी की भाषा में भामर प्रदेश, भामर। और भामर से जब आगे निकलती है नदियाँ तो यहाँ बड़े पत्थर तो पीछे रह जाते हैं, फिर भी नदी अपनी स्पीड में अपनी गति के साथ, अब जैसे देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी है तो ब्रह्मपुत्र नदी की स्पीड लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटा मानी जाती है। तो 80 किलोमीटर बहुत तेज होता है, तो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर लेके आई जाती है। और अगर हम गंगा या दूसरी नदियों की बात करें तो वो 60-70 की स्पीड से वो भी चलती है, तो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर यहाँ तक लेके आ जाती है। ये पानी दिखाई देता नहीं। इस प्रदेश को, पर्वतीय क्षेत्रों में इस भाग को भामर प्रदेश कहते हैं। ये पीसीएस में भी पूछा जाता है, यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है, मतलब प्रीलिम्स में भी। और क्योंकि यूपीएससी में तो मेंस में बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और साथ ही पीसीएस में चाहे वो आरएस हो या अदर स्टेट पीसीएस हो तो उसमें भी प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, और मेंस में भी 2 नंबर में 5 नंबर में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, भामर तराई आदि। अब इससे आगे वाला भाग, यहाँ जैसे मान लीजिए बड़े पत्थर है, पानी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन थोड़े आगे जाने के बाद यहाँ पे जब नदी यहाँ तक पहुँचती है तो अपने साथ छोटे छोटे पत्थर लाएगी, या फिर ये कह सकते हैं जो छोटा गाद लेके आएगी, छोटा पत्थर लेके आएगी। तो ये दलदली जो भूमि होती है यहाँ पे, इसको कहते हैं तराई, इसको कहते हैं तराई वाला भाग। तो ये हो जाती है दलदल है। यहाँ पे जैसे सिंगाड़ा की खेती हो सकती है, या फिर जो कमल वगैरह खिलते हैं वो मतलब जो कीचड़ में खिलने वाली पेड़ पौधे हो या फिर फसलें होती हैं वो यहाँ तराई क्षेत्र में हो जाती है। और हमारे ये जैसे भारत का मैप बनेंगे तो अभी देखेंगे ये उत्तर प्रदेश वाला जो भाग नेपाल से सटा हुआ है तो ये तराई क्षेत्र माना जाता है। फिर यहाँ से नदियाँ आगे जाएगी, अब आगे मैदानी या जमीन पे आ जाती है, मतलब हिमालय से काफी दूर आ जाती है, मैदान में नदियाँ फैलने लगती है। तो यहाँ पे जैसे ये नदी का जो पार्ट है या नदी जहाँ चलती है, नदी की नाल है या जो नदी का अपर क्षेत्र है, कई बार नदी थोड़ी स्पीड में आती है तो ये पास वाला जो भाग है ये बहुत उपजाऊ हो जाता है, क्योंकि यहाँ नदियाँ जो हिमालय से या जो पहाड़ों से गाद लेके आती है, जो मतलब यानी कि उपजाऊ भूमि है, छोटे छोटे कण है वो लेके आती है, तो इसको कहा जाता है खादर। और यहाँ नदियाँ मतलब हर साल बहती सदन नहीं होती है, हर साल लेके आती है ये यहाँ पे गाद। तो ये हो गया एक तरह से नवीन जलोढ़, जो कि जलोढ़ का मतलब होता है कि जो एक तरह से जल द्वारा उड़ी गई मिट्टी या जल द्वारा लाई गई मिट्टी, तो जल यहाँ मिट्टियाँ लेके आता है, जल नदियाँ ये मिट्टी लेके आती है, उपजाऊ भूमि होती है
तो आप देखेंगे जैसे हम उत्तर प्रदेश के आगे यहाँ निकलते हैं तो ये उत्तर प्रदेश बिहार वाला ये जो क्षेत्र है यह उपजाऊ भूमि है। और इधर अगर देखेंगे पंजाब, ये सिंधु नदी है या झेलम सतलज है, वो नदियाँ यहाँ पंजाब में हरियाणा में उपजाऊ जो है गाद लेके जाती है। तो इसी प्रकार ये खाद्य प्रदेश होता है। तो ये मतलब यानी कि उत्पादन या खाद्यान्न या फिर फसल की कृषि के लिए बहुत ये उपयोगी होता है। उसके बाद कई बार नदी क्या है कि बहुत तेज बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो नदी यहाँ कहते ना नदियों का उफान में चलना, तो यह नदी कई बार यहाँ तक फैल जाती है अपने मतलब यानी कि जो खाद्य प्रदेश है उससे भी आगे चली जाती है और बिहार वगैरह में बाढ़ आ जाती है तेज बारिश के कारण। तो ये यहाँ पे जो ये भाग होता है यहाँ मतलब 3-4 साल में एक बार बाढ़ आती है, 4-5 साल में एक बार बाढ़ आती है। तो ये हो जाता है यहाँ पे, इसको हम क्या देंगे, ये खादर हो जाएगा, ये बांगर प्रदेश हो जाएगा। यानी कि बांगर प्रदेश को हम क्या कहेंगे, पुराने जलोढ़, एक तरह से हमने इसको पुराना जलोढ़ या पुराने जलोढ़ भी कह देंगे। अब ये जलोढ़ तो मतलब जल द्वारा लाई गई जो मिट्टी है, जल द्वारा लाई गई मिट्टी है वो हो गई। पुराने मतलब इसलिए क्योंकि 4-5 साल में एक बार आता है, तो ये थोड़े कम उपजाऊ भूमि होती है और ये प्राय मतलब बाढ़ वाले भाग में या बाढ़ ही होती है, एक तरह से बाढ़ लेके आती है ये वाला जो भाग है। इसमें यहाँ नदियाँ हैं तो वो खादर या एक तरह से हर साल आती है। तो यह जो गाद है उपजाऊ जिसे हम कह सकते हैं, तो यहाँ अच्छी खेती होती है, गेहूँ हो या चावल आदि खेती अच्छी तरह से होती है। फिर नदियाँ यहाँ से आगे चल जाती है और यहाँ पे आगे जाके समुद्र में गिर जाती है। तो यहाँ पे डेल्टा बनाती है। जैसे अब हिमालय की नदियाँ हैं तो वो डेल्टा बनाती है, उत्तर की जो नदियाँ हैं वो डेल्टा बनाती है। समुद्र में डेल्टा का मतलब है नदी द्वारा समुद्र में गिरने से पहले नदी का फैलना ही क्या है, एक तरह से डेल्टा है। तो यहाँ पे नदियाँ बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती है और धीरे धीरे अलग अलग वितरिकाओं में जाके हिमालय समुद्र में गिर जाती है। तो ये हो गया डेल्टा। एक चीज और आती है एस्चुरी या ज्वार नदमुख, जिसे हम ज्वार नदमुख के रूप में पढ़ते हैं, एस्चुरी के रूप में पढ़ते हैं। वो प्राय दक्षिण भारत की नदियों में होता है, नदी द्वारा सीधे समुद्र में जाके गिर जाना, ज्यादा ढलान होने के कारण से भी। जैसे ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार है तो ये नदियां यहाँ सीधी जाके समुद्र में गिर जाती हैं। तो ये क्या है कि नदी इतनी स्पीड में जाती है, अपने वाला जो गाद साथ में लेके जाती है, जो हालांकि यहाँ प्रायद्वीपीय भारत का पठार है वो हिमालय और या मैदान से बहुत पहले का बना हुआ है। ये 16 करोड़ वर्ष पूर्व का है और ये मतलब 11 करोड़ वर्ष के हिमालय वर्ष के आसपास वाला भाग। तो ये बहुत पुराना है। इस वजह से क्या कि नदियाँ बहुत स्पीड में जाती है, हालांकि इसमें गाद कम होता है लेकिन ये बहुत स्पीड में जाती है और जो भी अपने साथ लेके जाती है वो समुद्र में लेकर चली जाती है। तो नदी और समुद्र के मुहाने पर एक तरह से वो क्या है कि अंदर धसी हुई जो नदी द्वारा लाए गए जो अवशेष होते हैं एक तरह से, तो वो क्या है कि अवशिष्ट पदार्थ है या जो भी हम कह सकते हैं नदी द्वारा लाया गया गाद है वो समुद्र में धसा हुआ दिखाई पड़ता है और समुद्र का पानी वो नदी के मुहाने में दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको ज्वार नदमुख कहा जाता है, एस्चुरी कहा जाता है। तो ये विभिन्न झरनाएं होती हैं। अब इसको हम देख लेते हैं। और यही एक और चीज़ होती है, जब यहाँ हम देखेंगे पंजाब और हरियाणा में बहुत ज़्यादा की जाती है, खेती की जाती है, या जो ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था हरित क्रांति की वजह से यहाँ पे ज़्यादातर यूरिया या पोटास ये डाले गए, रासायनिक जो पदार्थ है वो ज़्यादा डाले गए। तो उस वजह से क्या है कि ज़मीन का ऊपरी भाग है तो उसमें ज़्यादा नमक की या लवण की मात्रा होगी वो ज़्यादा हो गई। तो जो नमकीन या लवणता हम जिसे कह सकते हैं भूमि का क्षारीय हो जाना, तो उसे कहते हैं रे या कलर। ये पंजाब में पाई जाती है, मुख्यतः हरियाणा पंजाब में, ये ज़्यादातर पंजाब में पाई जाती है। तो ये क्या है कि मतलब नमकीन युक्त भूमि का ऊपरी भाग जो सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देती है और इसमें क्या भूमि की कम उपजाऊ हो जाती है धीरे धीरे, ये ज़्यादा जो रासायनिक है वो पदार्थ डालने से। तो ये मतलब उत्तरी भारत हम कह सकते हैं कि उत्तर का जो विशाल मैदान है उसमें मुख्यतः ये स्लाइड हमें देखने को मिलती है। और पीसीएस में बड़ा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर के विशाल जो मैदान है उसमें बनने वाली जो नदियों द्वारा बनने वाली स्लाइड के बारे में उल्लेख कीजिए, टिप्पणी लिखिए। तो हमें सब भी मैप बना के ये सब भावना उतराई ये सब बताना पड़ता है और छोटे क्वेश्चन के रूप में भी ये मुख्यतः पूछे जाते हैं। अब इसको हम एक मैप में देख लेते हैं। तो हम जैसे यहाँ मैप बनाते हैं तो भारत का मैप कुछ ऐसे ये ऐसा हो जाएगा। तो ये नेपाल सिक्किम ऐसे देखते हैं तो हम ये नेपाल वाला जो तराई वाला भाग है ये नेपाल की तराई क्षेत्र, नेपाल से सटा हुआ उत्तर प्रदेश वाला भाग तराई क्षेत्र कहलाता है। अब देखो हमने हिमालय का भी है तो वो भी प्रादेशिक जो विभाजन पड़ा था। अब और उत्तर का जो विशाल मैदान है इसका भी क्या है जो है प्रादेशिक विभाजन है, उसको हम देख लेते हैं। यानी कि यहाँ के प्रदेशों के हिसाब से इसको अलग अलग बांटा गया, खास करके यहाँ की नदियों के अकॉर्डिंग इसको बांटा गया। क्योंकि नदियों द्वारा जब नदी निकलती तो उस पहाड़ों को पार करके जब मैदान में जाती है तो दो नदियों के बीच का जो भाग है दोआब जिसे बोलते हैं, तो उसकी वजह से जो बीच वाली उपजाऊ भूमि रहती है वो मैदान ही होती है और उसका यूज किया जाता है
मतलब उपजाऊ खेती के लिए या लोग निवास करते हैं उसके लिए। तो यहाँ मैप बना के देख लेते हैं। तो ये कुछ हमारे उत्तर का जो मेले वाला भाग है, या मैं कहते उत्तरी भाग का कुछ इस प्रकार है। तो अब देखिए यहाँ से जैसे सिंधु नदी निकलती है, तो ये निकल के सिंधु नदी, और यहाँ के नदी तंत्र के हिसाब से हम मतलब यानी कि मरुस्थल को सॉरी मैदान को पढ़ रहे हैं, नदियों द्वारा मैदान को किस प्रकार से प्रादेशिक विभाजन किया गया। तो यहाँ सिंधु तंत्र होगी, तो सिंधु नदी हम जैसे मानते हैं, ये सिंधु नदी निकल गई, और यहाँ से गंगा नदी, और ये फिर यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आ जाती है। तो ये मुख्यतः गंगा, जैसे हम पढ़ते हैं इसको कभी कभी गंगा यमुना सॉरी सिंधु गंगा का मैदान या ब्रह्मपुत्र का मैदान, तो इसी कोई नदियों के नाम पर ही इसका नामकरण हुआ है। तो ये सिंधु नदी निकलती है यहाँ पे, सिंधु के बाद इसकी जो आ जाती है दूसरी सहायक नदी, तो वो हो जाती है यहाँ पे झेलम। झेलम के बाद जो सिंधु की मुख्य सहायक नदी है या सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो हो जाती है, ये झेलम हो गई। फिर सिनाब आती है, इसे सिनाब या चेनाब भी लिखा जाता है। और फिर इसमें रावी नदी मिल जाती है, व्यास रावी, रावी हो गई। और फिर यहाँ से सतलज नदी आती है, ये सतलज है, और यहाँ इसमें मिल जाती है व्यास। अब इन ये जो सिंधु तंत्र है, इसकी नदियों द्वारा जो ये मैदान का जो विभाजन किया जाता है, या कह सकते उत्तर के मैदान का जो एक तरह से नदियों द्वारा इसको बांट दिया गया है या विभाजन कर दिया गया है। तो इसमें हम देखेंगे कि अब जैसे दो नदियों के बीच का जो भाग होता है उसको हम दोआब पढ़ते हैं, पंजाब को पढ़ते हैं, पंजाब यानी कि पंजाब यानी कि 5 नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसको, या जो 2 नदियों के बीच का जो भाग दोआब क्षेत्र होता है वो उपजाऊ मैदान नहीं होता है, मैदान का ही भाग होता है। जैसे पंजाब है, तो आप जैसे हम हिंदी में अनेकार्थी शब्द पढ़ते हैं, तो आप शब्द जल के लिए देता है, वो भूभाग जो जल के बीच में स्थित होता है उसके लिए आप पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा जैसे अब पंजाब 5 नदियों या 5 दोआबों वाला, 5 नदियाँ जहाँ से गुजरती हैं उसके बीच का जो भाग है पंजाब हो गया। तो अभी इन सभी नदियों के बीच का जो भाग है उसमें उनको विभिन्न जो दोआबों में बांटा गया है। तो अब हम देखेंगे कि सिंधु और झेलम के बीच में जो दोआब है उसका नाम है सिंधु सागर दोआब, और झेलम और चिनाब के बीच में इसका नाम है छाछ दोआब। और फिर झेलम के बाद आती है चिनाब, तो चिनाब और रावी के बीच में यहाँ रचना दोआब। फिर रावी और व्यास के बीच में यहाँ है बारी दोआब, बारी कहीं बारी पढ़ा जाता है इसको, बारी दोआब। बिल्कुल नदियों का नाम याद रहेगा तो हमें दोआबों का नाम याद रह जाएगा। कई बार इनको लगाने के लिए पूछ लिया जाता है, ऊपर संधि से उत्तर से दक्षिण भी पूछा जाता है। कई बार नदियों के अनुसार की नदियां इस प्रकार है, सिंधु के बाद झेलम आती है, झेलम के बाद चिनाब, और चिनाब जो है सिंधु तंत्र की दूसरी सबसे बड़ी या कैसे सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और उसके बाद रावी व्यास, और यहाँ फिर सतलज और व्यास के बीच में जो है विष्ट दोआब है, जो है विष्ट दोआब है। तो ये जो सिंधु तंत्र है वो इस प्रकार से कुछ दोआब बनाता है, और ये मैदानी भाग ही है क्योंकि नदियां यहाँ से निकल के मैदान में पहुंच जाती हैं, और यही उत्तर के मैदान का जो भाग है। तो इस प्रकार से हम जो उत्तर के भाग जो विशाल मैदान का उत्तरी भाग है या सिंधु तंत्र के द्वारा या फिर प्रादेशिक विभाजन देखते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार होता है। फिर तो ये हो गया सिंधु का। फिर आता है गंगा, या गंगा नदी आ जाती है, तो फिर ये हो जाएगा गंगा का मैदान। यही उत्तर का विशाल मैदान है, उसी का ही भाग है, दूसरा भाग है। पहला भाग क्या हो जाएगा, हम कहते हैं सिंधु का मैदान, तो ये सिंधु तंत्र की नदियां हो गई। फिर गंगा का मैदान पढ़ेंगे तो गंगा की भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, इसमें जैसे गंडक है, कोसी है, ये फिर जो नदियां इसमें जाके मिलती है यमुना है। तो इसके गंगा के जो मैदान है इसको क्या है कि ये यहाँ पे जैसे मैदान है, इसको 3 भागों में बांट दिया जाता है, क्योंकि हम इसमें अगले मैप में देख लेते हैं। ये हमारे सिंधु का जो मैदान है वो हो गया सिंधु तंत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा जो दोआब बनाए जाते हैं वो भी हमने देख लिए। और अब हम देख लेते हैं
गंगा का मैदान, तो ये जैसे गंगा निकलेगी यहाँ पे, तो ये गंगा का जो मैदान है, तो इसमें जो एक तो इसको 3 भागों में बांट दिया जाता है। ये गंगा का मैदान, इसको 3 भागों में बांट लिया जाता है। ये यहाँ पे होता है ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान, ये बीच में आता है मध्य गंगा का मैदान, और यह नीचे आता है निचली गंगा का मैदान या निचली गंगा का मैदान, निचले या निचली। तो ऊपरी गंगा में तो यहाँ देखेंगे हम उत्तर प्रदेश का जो है वो भाग आएगा, खास करके उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग, तो यूपी का पश्चिमी भाग हम ये कह सकते हैं। फिर मध्य गंगा में आएगा, तो इसमें आ जाएगा उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग और बिहार का पश्चिमी भाग, तो यूपी का पश्चिमी और बिहार का पूर्वी। और निचली गंगा का मैदान ये प्राय बंगाल कह सकते हैं, इसमें पश्चिम बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल और उसके आसपास का क्षेत्र आ जाएगा, तो इसमें बंगाल वाला क्षेत्र आ जाएगा। तो इसका ये जो विभाजन है, इसमें अब जैसे चंबल नदी है राजस्थान से, वो यमुना से मिलती हुई आगे गंगा आगे मतलब बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। तो इन नदियों द्वारा ही मैदानों का निर्माण किया जाता है। मैदानों में पानी या जल लाया जाता है, जहाँ जो खेती होती है, पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है और विभिन्न प्रकार की आर्थिक या जो कृषि गतिविधियाँ होती है। तो हमने जैसे उत्तर का मैदान, इसको 3 जो मुख्य नदियां हैं उसके हिसाब से पढ़ता है। तो पहले हो गया सिंधु तंत्र या सिंधु का मैदान, फिर आता है गंगा का मैदान, तो ये जो भाग हो जाएगा ये हो जाएगा गंगा का मैदान। अब हम आगे देखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ये जैसे ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे हो गए, ये आती है असम में। अब देखो आपने पढ़ा था कि शिवालिक हिमालय जैसे पढ़ते तो वहाँ हमने पढ़ा था कि ब्रह्मपुत्र नदी है वो शिवालिक हिमालय को काट देती है यहाँ पे। अब शिवालिक हिमालय यहाँ तक होता है, फिर उसको ऐसे मुड़ जाता है, राखानियों में बन जाता है, क्योंकि वो काट देती है, इतनी स्पीड से आती है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, बहुत तेज होती है। और फिर यहाँ आ जाता है, तो इसको ब्रह्मपुत्र हम कह सकते हैं, ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो इसमें मुख्यतः आएगा असम, और कई बार असम में बाढ़ आ जाती है, तो असम के आसपास का क्षेत्र मेन है मुख्यतः, वो असम वाला भाग ही आएगा इसमें, तो ब्रह्मपुत्र के मैदान में। तो अब ये तीनों नदियाँ हो गई, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इसको कई बार सिंधु और गंगा का मैदान भी कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। तो यही जो मैदान है यहाँ तक फैला हुआ है यहाँ पे, तो ये हो गया उत्तर का विशाल मैदान। तो उत्तर का विशाल मैदान हम इस प्रकार, इसमें से हम ये चीज़ें ध्यान में रख सकते हैं। और यहाँ क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, हमने देखा पहले भामर तराई वगैरह, जो वो क्वेश्चन तो यहाँ से बनने की संभावना रहती है। तो ये चीज़ें हो गई, और इसमें कुछ और चीज़ें हम देख लेते हैं। जैसे देखो कि नदी है, तो वो जब युवा अवस्था में होती है तो पहाड़ों से निकलती, बहुत स्पीड में निकलती है, फिर अंत में जाके वहाँ डेल्टा बन जाता है। और जैसे युवा होते हैं, युवा लोग, वो भी मतलब युवा हुआ जोश में होते हैं, तब तो बड़ा जोश रहता है, और उनको लगता है कि हम सदा ऐसे ही रहेंगे, सदा बार वर्सेटाइल ही रहेंगे। ऐसा नहीं होता है, लेकिन क्योंकि उम्र के साथ साथ सबको ढलना पड़ता है। नदियाँ भी युवा होती हैं और फिर आवर्स जाती है, प्रौढ़ावस्था धारण कर लेती है। अब जैसे हिमालय की नदियाँ युवा है, लेकिन जो पश्चिमी दक्षिण भारत की नदियाँ हैं वो कैसी, वो मतलब प्रौढ़ावस्था में चली गई है, जो कहते हैं उनको बुजुर्ग कह सकते हैं। तो ये मेनली, तो इसमें हमें मुख्यतः यही पढ़ना होता है प्रायजीवी भारत, जो उत्तरी जो मैदान है, इसमें हालांकि अलग अलग चीज़ें हम जैसे खाद्यान्न की दृष्टि से देखें तो कहाँ पे कौन सा उत्पादन होता है, और फिर यहाँ जो ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ उसको देख सकते हैं। और कलर और रे हमने वहाँ पढ़ा था कि वहाँ पे जो है जो क्षारीय भूमि है, या फिर हम कैसे अम्लों का ये रासायनिक कीटों का जो हमें ज़्यादा प्रयोग हुआ, उसकी वजह से भी रासायनिक पदार्थों का प्रयोग होने से वो जमीन जो एक तरह से खारी पड़ जाती है, सहन की समस्या होती है। तो जैसे इंदिरा गांधी नहर में हम देखकर राजस्थान में, गंगानगर हनुमानगढ़ में, तो वो चीज़ पंजाब में भी है। तो ये मुख्यतः जो उत्तर का विशाल मैदान है, वो इसका नदियों द्वारा इस प्रकार विभाजन किया जाता है। फिर नदियाँ आगे जाकर डेल्टा में गिर जाती है। तो नदियों की जो स्थलाकृतियाँ होती है उनके बारे में पूछा जाता है। डेल्टा देखा हमने कि डेल्टा नदी द्वारा समुद्र में गिरने से पहले अपनी जो वितरिकाओं में बढ़ जाना है, फैल जाना, तो वो डेल्टा निर्माण करती है। और कुछ जैसे दक्षिण भारत की नदियाँ हैं वो सीधे गिर जाती है, तो गुजरात नदमुख का या फिर एस्चुरी का निर्माण करती है। और बाकी जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं, खादर, भामर, तराई, ये इसमें से मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है मैदान वाले भाग में। अब कुछ और देखते हैं हम इसमें। तो मुख्य तो जो मैदान वाला भाग है वो तो यही होता है, यहीं से क्वेश्चन बनने की जो संभावना रहती है, और यही इसमें हमें पढ़ना होता है। बाकी अब जैसे यहाँ पे उत्पादन है, वो फसलों का है, फसल चक्र है, तो वो सब अलग चीज़ें हो जाती है, उसको हम किसी अलग टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसमें हम फसलों का भी अध्ययन करेंगे, वहाँ की जलवायु, वनस्पति, और क्योंकि वनस्पति और जलवायु, वहाँ की जो तापमान है, बहुत सारी चीज़ें काम करती है, वर्षा है, तापमान है, वो सब मिला के एक क्षेत्र की जलवायु का निर्माण करती है।
क्योंकि कोई एक दो कारक नहीं होते जलवायु के। तो इस प्रकार आज हमें उत्तर का जो विशाल मैदान पड़ा, इसमें हमने देखा है कि जो हमारे एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी हमने जो जानने की समझने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ जरूर इस वीडियो से कुछ आपने सीखा ही होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।